जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट जो कि भाग 5 अनुच्छेद 124 से 147 में है। सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, उससे जस्ट 2 दिन बाद, यानी कि 28 जनवरी 1950 को हमारी सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था। यानी कि 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की पहली बैठक हुई थी। सुप्रीम कोर्ट है वो अनुच्छेद 124 से 147 के बीच में है। सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 124। इसमें टोटल 4 क्लोज हैं, जिसमें पहला क्लोज है न्यायाधीशों की संख्या। सुप्रीम कोर्ट को स्वतंत्रता से पहले फेडरल कोर्ट भी बोला जाता था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद इसका नाम बदल के रख दिया गया सुप्रीम कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था 28 जनवरी 1950 को, तब इसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 7 अदर जजेस थे, यानी कि टोटल 124 आर्टिकल का क्लोज 2 बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज का कार्यकाल कितना होगा। जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का जज 65 ईयर्स का नहीं होता, तब तक उसका कार्यकाल चलता रहेगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज का कार्यकाल होता है जब तक कि उसकी एज 65 ईयर नहीं हो जाती है। क्लोज 3 बोलता है कि योग्यता, मतलब सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। इसमें या तो आप 10 साल तक एडवोकेट होने चाहिए हाई कोर्ट के अंदर, या फिर 5 साल जज होने चाहिए हाई कोर्ट के अंदर, या फिर राष्ट्रपति की राय में आप एक प्रतिष्ठित अधिवक्ता हो। यानी राष्ट्रपति आपको जानते हैं कि आप एक प्रतिष्ठित अधिवक्ता हो, तो भी राष्ट्रपति आपको सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में आपको चुन सकता है। इसके बाद है क्लोज 4। क्लोज 4 के अंदर क्या है, निष्कासन, मतलब जो भी सुप्रीम कोर्ट का जज है उसको हम किस तरीके से हटा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की जो प्रक्रिया है वो 124 आर्टिकल क्लोज 4 में दी गई है। यदि दोनों सदन से, लोकसभा और राज्यसभा से विशेष बहुमत का मतलब होता है कि 2/3 मेजोरिटी से यदि पास कर दिया जाता है तो फिर वो जाता है राष्ट्रपति के पास, और मिनिमम राज्यसभा से 50 सिग्नेचर होने चाहिए, हस्ताक्षर होने चाहिए, और लोकसभा से 100 लोगों के हस्ताक्षर होने चाहिए। यदि ऐसा होता है तो जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उसको हम हटा सकते हैं राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद। जैसे ही राष्ट्रपति मंजूरी दे देगा तो जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उसको हम हटा सकते हैं। आर्टिकल 125 बोलता है सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनका वेतन और भत्ते। तो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज हैं उनका वेतन और भत्ते डिसाइड करती है संसद के द्वारा तय वेतन और भत्ते उनको मिलेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट है आर्टिकल 126। आर्टिकल 126 में क्या है, एक्टिंग सीजेआई। यदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद रिक्त हो जाता है किसी कारणवश से, तो जो भारत का राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट के जज में से एक सीजेआई नियुक्त करेगा, और वो क्या होगा, एक्टिंग सीजेआई होगा, मतलब वो टेम्परेरी होगा जब तक कि मुख्य सीजेआई है वो आ ना जाए। इसके बाद होता है आर्टिकल 127 एडहॉक जजेज। एडहॉक जजेज मतलब होता है टेम्परेरी जज। इसमें क्या होता है, यदि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी कोरम पूरा नहीं होता है, मतलब कोरम मतलब एक निश्चित संख्या होती है सुप्रीम कोर्ट में जज के बैठने की, यदि वो पूरा नहीं हो रहा है तो आप हाई कोर्ट में से भी जज लेके आ सकते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के योग्य हों। और आर्टिकल 128 भी सेम है, यदि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को भी आप कोरम पूरा करने के लिए टेम्परेरी जज के रूप में बैठा सकते हैं। यानी कोरम पूरा करने के लिए आप या तो हाई कोर्ट से जज ला सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के योग्य है, या फिर रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं उनको भी लेके आ सकते हैं। आर्टिकल 129 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट न्यायालय का अभिलेख होगा, यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो भी निर्णय दिया है वो एक तरीके से कानून बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी निर्णय दिया वो कानून बन जाएगा और उनको नोट किया जाएगा, अभिलेख होगा, मतलब उनकी समीक्षा की जाएगी। इसके बाद आर्टिकल 130 है सुप्रीम कोर्ट की सीट, यानी सुप्रीम कोर्ट अभी वर्तमान में कहाँ पे है, दिल्ली में है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट और कहीं भी बैठ सकती है,
तो इसका उत्तर है जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट और कहीं भी बैठ सकती है, बशर्ते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पहले राष्ट्रपति से मंजूरी लेंगे। राष्ट्रपति ने यदि हाँ कर दी तो सुप्रीम कोर्ट है वो और कहीं भी बैठ सकता है। इसके बाद आर्टिकल 131 सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र। इसके अंदर क्या होता है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच में विवाद हो जाए, यदि राज्य और राज्य के बीच में विवाद हो जाए, यदि केंद्र और राज्य के बीच में विवाद हो जाए, तो इतने जो भी मामले हैं, ये मामले कौन देखेगी? सुप्रीम कोर्ट देखेगी। ये मामले कौन देखेगी? सुप्रीम कोर्ट दे देगी। ये है आर्टिकल 131। फिर आता है आर्टिकल 132। 132 क्या? संवैधानिक मामले में अपील। यानी कि आपने हाई कोर्ट में कोई मामला दर्ज करवाया और उसमें हाई कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया संवैधानिक मामले में और आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, तो आप इसको लेके सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। फिर आर्टिकल 133 दीवानी मामलों में अपील। दीवानी मामले कौन से होते हैं? जैसे संपत्ति हो गया, विवाह हो गया, तलाक, ये मामले दीवानी मामले होते हैं। ठीक है, दीवानी मामलों में भी आप हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। आपराधिक मामलों में अपील 134। इसमें आपराधिक मामले जैसे जितने भी आपराधिक मामले होते हैं, मर्डर होता है, रेप वगैरह होता है, तो आपराधिक मामलों में भी आप हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। 135 बोलता है कि संघीय न्यायालय की शक्तियाँ। इसका मतलब जो फेडरेशन कोर्ट था उसके जो कानून थे उनके तहत इन तीनों से बाहर जो मामले हैं उन पे भी सुप्रीम कोर्ट अपनी राय दे सकता है, अपना न्याय सुना सकता है, अपना निर्णय दे सकता है, अपना आदेश दे सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है आर्टिकल 136। आर्टिकल 136 में क्या है कि आप किसी भी न्यायालय के निर्णय को चुनौती दे सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, सिवाय कोर्ट मार्शल को छोड़कर। जो सैन्य अदालत है, कोर्ट मार्शल हो, उसको छोड़कर आप किसी भी न्यायालय के निर्णय को चुनौती दे सकते हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये बोलता है आर्टिकल 136 के अंदर है ये। इसके बाद आर्टिकल 137 निर्णयों की समीक्षा। यानी यदि सुप्रीम कोर्ट ने पीछे कोई फैसला सुनाया है और सुप्रीम कोर्ट उस पुराने फैसले को चेंज कर सकती है, यदि उसमें कोई त्रुटि हुई हो या उसमें कोई गलती हुई हो, तो सुप्रीम कोर्ट उस निर्णय को सुधार सकती है। ये आर्टिकल 137 में बोला गया है। इसके बाद आर्टिकल 138 सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का विस्तार। इसका मतलब है कि संसद ऐसे कानून बना सकती है जिससे सुप्रीम कोर्ट को और भी ज़्यादा मजबूत किया जाए। संसद ऐसे कानून बना सकती है जिससे सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को विस्तार कर सकते हैं, हम उसको और ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। यह आर्टिकल 138 में है। आर्टिकल 139 में है रीट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट की। अब इसमें हमने आर्टिकल 32 में पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार का यदि उल्लंघन होता है तो रीट जारी कर सकती है। जो 5 प्रकार के रीट होते हैं वो जारी कर सकती है। लेकिन यदि मौलिक अधिकार के अलावा सुप्रीम कोर्ट को रीट जारी करना है तो वो आर्टिकल 139 के द्वारा रीट जारी करेगी। इसमें यदि मौलिक अधिकार के अलावा रीट जारी करती है तो उसको संसद से अनुमति लेनी पड़ेगी। लेकिन यदि मौलिक अधिकार के लिए रीट जारी कर रही है तो उसको संसद से अनुमति लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब एक यहाँ पे एडिशनल जानकारी है कि हाई कोर्ट भी रीट जारी करता है, वो आर्टिकल 226 के तहत रीट जारी करती है। और सुप्रीम कोर्ट यदि मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो आर्टिकल 32 के द्वारा रीट जारी करेगी और अन्य उद्देश्य के लिए आर्टिकल 139 के द्वारा रीट जारी करेगी। आर्टिकल 140 है कि सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियाँ। इसका मतलब है कि संसद सर्वोच्च न्यायालय को और भी ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए, जैसे हमने आर्टिकल 138 में पढ़ा था, सर्वोच्च न्यायालय को और भी ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए ये अतिरिक्त शक्ति प्रदान कर सकती है। ऐसे कानून बना सकती है संसद जिससे सर्वोच्च न्यायालय की और भी ज़्यादा शक्ति हो जाए। आर्टिकल 141 बोलता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित आदेश वो सभी न्यायालय पर बाध्य होगा, चाहे कोई सा भी न्यायालय हो, उस पर सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, जो आदेश है, वो हमेशा बाध्य रहेगा, उसको मानना ही पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो। इसके बाद है 142 डिक्री और आदेशों को। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि सुप्रीम कोर्ट पूर्ण न्याय के लिए कोई भी आदेश पारित कर सकती है, उस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है, उस पर कोई भी बाध्यकारी नहीं है। यदि उस पूर्ण न्याय के लिए वो कोई भी आदेश पारित कर सकती है। इसके बाद आर्टिकल 143 सलाहकार क्षेत्राधिकार। इसका मतलब क्या है? इसमें है कि जो राष्ट्रपति होता है
वो किसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है। अब सुप्रीम कोर्ट ज़रूरी नहीं कि उसको सलाह दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है। यदि सुप्रीम कोर्ट सलाह देती है तो राष्ट्रपति के लिए भी बाध्यकारी नहीं है कि वो उस सलाह को माने ही माने। वो मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। यह आर्टिकल 143 में कहा गया सलाहकार क्षेत्राधिकार में। इसके बाद है आर्टिकल 144। इसमें सिविल और न्यायिक प्राधिकारी सुप्रीम कोर्ट की सहायता करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो भी भारत के नागरिक हैं वो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मानेंगे। जो भी अन्य सरकारी अधिकारी हैं वो सुप्रीम कोर्ट की सहायता करेंगे। जो भी वो निर्णय सुना रहा है उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, इज्जत करेंगे। ये आर्टिकल 144 में कहा गया। आर्टिकल 145 में क्या कहा गया? न्यायालय के नियम। मतलब न्यायालय अपने नियम बना सकता है राष्ट्रपति की मंजूरी से। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनकी सहमति से, राष्ट्रपति की सहमति से न्यायालय अपने नियम बना सकता है। लेकिन ये संसद के साथ कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करने चाहिए। मतलब संसद ने कोई नियम बनाया और न्यायालय ने उसका अपोजिट नियम बना दिया, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। अन्यथा न्यायालय अपने नियम बना सकता है राष्ट्रपति की मंजूरी से। वो आर्टिकल 145 में कहा गया। इसके बाद आर्टिकल 146 सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी और कर्मचारी। इनकी नियुक्ति कौन करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेगा। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी अधिकारी और कर्मचारी होंगे उनकी नियुक्ति करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनके खर्चे कहाँ से आएंगे? संचित निधि कोष से। इनके वेतन, पेंशन, जितने भी भत्ते होंगे वो कहाँ से आएंगे? संचित निधि से आएंगे। ये है सुप्रीम कोर्ट का अंतिम आर्टिकल 147, जिसका अर्थ है व्याख्या। इसमें कहा गया है कि कोई भी कानून निकालते समय जो न्यायालय है उसको भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के जितने भी कानून थे उनको ध्यान में रखते हुए ही कानून निकालना है। तो सुप्रीम कोर्ट यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद आपको सुप्रीम कोर्ट समझ में आया होगा। जय हिंद।